आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम ये भी बोल सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम इस लेक्चर में देखेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। हम ये देखने वाले हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी हमारी पीओपी, उसके जो ड्रॉबैक थे उसको ओवरकम करने के लिए हमने यूज़ कर रहे थे हम। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या इस प्रोग्रामिंग अप्रोच के भी क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या एडवांटेजेस है वो हम डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास में मेरिट्स की बात की जाए तो पहली जो हमारी मेरिट्स है इसकी है इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी। इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी ये क्या होती है? हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कैसे? हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे, मॉड्यूलरिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी, जो कि इसके की पॉइंट्स है किसके? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी की मदद से क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? इम्प्रूव हो जाती है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहली बात आती है हमारे पास में मॉड्यूलरिटी की। तो मॉड्यूलरिटी क्या होती है हमारे पास? हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलरिटी। तो मॉड्यूलरिटी मीन्स मॉड्यूल बनाना। मॉड्यूलरिटी मीन्स मॉड्यूल बनाना। एज वी नो दैट हम डबल ओपी में हमारा जो प्रोग्राम होता है, डबल ओपी में हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3। सेम ये जो ऑब्जेक्ट है इनकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ लिखते हैं हम? क्लास के अंदर। क्लास इज द प्लेस वेयर वी डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो क्लास है इसके अंदर क्या होंगे? इस ऑब्जेक्ट से एट्रीब्यूट्स एंड इसके बिहेवियर। इस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर क्या होंगे? इस क्लास के अंदर होंगे। अब ये जो बिहेवियर है, बिहेवियर यदि हम प्रोग्रामिंग टर्म में बात की जाए तो एक्चुअल में क्या है? फंक्शंस। तो इन फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं? ग्रुप कर सकते हैं। तो हम जब मान लीजिए मेरे पास में एक क्लास है उसके अंदर 3 फंक्शन है, फंक्शन 1, फंक्शन 2 एंड फंक्शन 3, एक और हमने बना लिया फंक्शन 4। यदि मैंने ये 2 फंक्शन को ग्रुप कर दिया, इन 2 फंक्शंस को ग्रुप कर दिया, तो ये क्या बन गया मेरे पास में? मॉड्यूल बन गए हैं। 2 मेरे पास में क्या हो गए हैं? मॉड्यूल हो गए। तो ग्रुपिंग ऑफ फंक्शंस जब हम करते हैं तो इनको बोलते हैं मॉड्यूल। ये क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या हो, हमारे प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाए? सिंपल। यदि हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है तो वो कैसा हो जाएगा? अब सिंपल हो जाएगा। तो प्रोग्राम मॉड्यूलरिटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब ये होता है कि यदि आपने एक सिस्टम बना कर रखा है, सपोज कीजिए एक सिस्टम बनाया है, उसमें आपके पास में 4 ऑब्जेक्ट हैं। यदि आप इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि मुझे इसमें एक और फंक्शन ऐड करना है, इसमें एक और फीचर ऐड करना है, तो आप क्या कर सकते हो? इसी मेन प्रोग्राम में एक और आप क्लास यूज़ कर सकते हो, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मतलब इसी प्रोग्राम को आप क्या कर रहे हो? एक्सटेंड कर सकते हो। तो हमें एक्सटेंसिबिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास में reusability. As we know that this is the features we can implement by the use of inheritance. We can reuse the class. सपोज कीजिए मेरे पास में एक ओवन सॉफ्टवेयर है और मेरे पास में एक O2 सॉफ्टवेयर है। इस ओवन सॉफ्टवेयर में कुछ क्लासेस थी A, B, C, और यहाँ पे O2 सॉफ्टवेयर है, इसमें E, F, G मैं बनाने वाला हूँ। तो अब मुझे मान लीजिए मेरे पास में ये जो ओवन मैंने ए ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया हुआ था, इस ए ऑब्जेक्ट के जैसे ही मुझे कुछ फीचर्स है इस O2 सॉफ्टवेयर में भी ऐड करना है, तो मुझे फिर से इसमें ए नहीं इम्प्लीमेंट करना है। मैं इस ए को ही यूज़ कर सकता हूँ। कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ? इस O2 में। मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ? इस O2 में। O2 जो हमारा सॉफ्टवेयर, इसमें हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? हम रीयूज़ कर पा रहे हैं पुराने बने हुए
कोड को। तो ये हमारा था पहला फीचर। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट इसकी जो मेरिट्स है वो है हमारे पास में इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर मेंटेबिलिटी। मेंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप किस सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से मैनेज कर पा रहे हो, आप सॉफ्टवेयर को कितना आसानी से मैनेज कर पा रहे हो। तो जो हमने अभी इसका जो पहला वाला फीचर देखा था उससे हमें ये पता चला कि हम इसमें रीयूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड करता है और हमें क्या मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है। तो सपोज़ कीजिए आपके पास में आप यूज़ कर रहे हो कौन सी लैंग्वेज, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पीओपी में यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये पीओपी में क्या हो रहा है एक्चुअली, जब मुझे कभी कोड बनाने के लिए दिया जाएगा तो पीओपी में क्या है, हम सीधे कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हम सीधे कोड क्या करना पड़ता है, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और डबल ओपी में हम क्या करते हैं, ये डबल ओपी हमारा, तो हम डबल ओपी में क्या करते हैं, कोड को पहले हम ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या एक सिंगल प्रोग्राम होता है, यहाँ पे डबल ओपी में क्या होता है हमारे पास में कोड को ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। और फिर उन ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं, उन ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि मैं पीओपी में प्रोग्राम बना रहा हूँ और पीओपी में प्रोग्राम बनाने के बाद में मेरे पास में थी 1000 लाइन का कोड है, 1000 लाइन का कोड है और 600 वाली लाइन पर कोई एरर आ रही है, 600 वाली लाइन पर कोई एरर आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा, तो यहाँ पे देखिए यदि ये 1K लाइन का जो कोड है हमारा और यदि 600 वाली लाइन में कोई एरर आती है तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना होगा, इस पूरे के पूरे कोड को मुझे पढ़ना पड़ेगा, इस पूरे कोड को मुझे रीड करना होगा और उसको डीबग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे डीबग करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। पर यदि हम डबल ओपी की बात करें, हम किसकी बात करें, यदि हम डबल ओपी की बात करें तो हमारा प्रोग्राम जो है ऑब्जेक्ट में डिवाइडेड है और ऑब्जेक्ट किस में डिवाइडेड है, मॉड्यूल में डिवाइडेड है। ऑब्जेक्ट किस में डिवाइडेड है, मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। तो अब यदि पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में यदि कोई एरर आती है, मान लीजिए ABC 3 मॉड्यूल है मेरे पास में, इस बी वाले मॉड्यूल में कोई एरर आई तो बाकी ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये इनका कोई कनेक्शन नहीं है इस वाले मॉड्यूल से। तो मैं सिस्टम के पार्ट में भी क्या कर सकता हूँ, चेंजेस कर सकता हूँ, किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो प्रोग्राम होता है उसमें चेंज करना बहुत ही आसान होता है, किसमें, डबल ओपी में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर आसानी से मैनेज हो जा रहा है। थर्ड है हमारा फास्टर डेवलपमेंट। फास्टर डेवलपमेंट क्या है कि हमें जो डबल ओपी है वो हमें फास्टर डेवलपमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये अलाउ करता है कि आप सॉफ्टवेयर को फास्टर क्या है डिजाइन कर पाए। कैसे, यदि हमारे पास में कोई सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है मैंने और इस सॉफ्टवेयर में मुझे क्या करना, फास्टर डेवलपमेंट करना है। तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पर पीओपी के सॉरी जो अपना डबल ओपी है उसके पास में यूज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरीज है, यूज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरीज है हमारे पास में। लाइब्रेरीज क्या होती है, लाइब्रेरीज द कलेक्शंस ऑफ, ये यहाँ पर लाइब्रेरी तो इनके अंदर क्या होंगे, हेडर फाइल। यदि हम C++ की बात कर रहे हैं तो हेडर फाइल, यदि हम जावा की बात कर रहे हैं तो पैकेज बोलते हैं उसी को, और यदि हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो पाइथन में जो बोला जाता है हमें मॉड्यूल बोला जाता है पाइथन में, और इन मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, C++ में बहुत सारी इनके पास में लाइब्रेरीज है और उन लाइब्रेरी का यूज़ कर सकता हूँ अपने कोड में। इन लाइब्रेरी का क्या कर सकता हूँ मैं, यूज़ कर सकता हूँ। कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, जब मैं कोड डिज़ाइन कर रहा हूँ, जब मैं अपना सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो मुझे, यदि मैं लाइब्रेरीज का कोड करके यदि मैं प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ तो ये प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा लाइब्रेरीज को ये सपोर्ट करेगी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी ज़्यादा लाइब्रेरी को सपोर्ट करेगी उतना फास्टर हम उसमें क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में लोअर कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। लोअर कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डबल ओपी जो है हमें इसमें जब सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे तो कॉस्ट जो है वो कम आएगा। कॉस्ट कैसे कम आएगा, देखते हैं हम। देखिए इसका मतलब ये है कि कोई एज1 नाम का सॉफ्टवेयर है, वो पी नाम के पर्सन ने क्या किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है। एज1 नाम का सॉफ्टवेयर है और पी नाम के पर्सन ने डिज़ाइन किया हुआ है। इस एज1 के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स होंगे। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद हमें एक H2 नाम का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है और H2 नाम का सॉफ्टवेयर जो है वो इसके सारे फीचर्स तो होंगे ही, पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी है। इसके सारे H1 के फीचर्स तो होंगे ही, फिर एक्स्ट्रा भी। तो अब मुझे P नाम के पर्सन को वापस नहीं बुलाना है कि आप इसके लिए भी कोडिंग लिखो।
आप क्या कर सकते हो, इस एग्जिस्टिंग कोड को ही क्या कर सकते हो, अपने जो न्यू सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी कॉस्ट कटिंग हो रही है, हम कॉस्ट को कम कर पा रहे हैं। तो बाय द यूज़ ऑफ डबल ओ पी, डबल ओ पी में रीयूजेबिलिटी यदि यूज़ करता हूँ मैं, तो मैं अपने सॉफ्टवेयर के कॉस्ट को क्या कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। तो एक ये इंपॉर्टेंट फीचर हुआ। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट है इसका जो फीचर, वो है हमारे पास में हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को ऐसे समझिए आप, एक सॉफ्टवेयर है, एक कंपनी है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, इस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कम है, इस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कम है और डेवलपमेंट भी फास्ट है। तो ये क्या हुआ, कुल मिला के इससे क्या होगा, कंपनी जो है जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर पाएगी और उनको कम कॉस्ट में क्या कर पाएगी, डेवलप कर पाएगी। तो ये जो दो फीचर है आपके, कॉस्ट लेस कॉस्ट वाला और जो फास्टर डेवलपमेंट में, इसके थ्रू क्या हो रहा है, हमारा ओवरऑल जो सिस्टम है वो क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो जा रहा है। तो इससे हम लोग एक इफेक्टिव सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमें क्या मिलेगा, हाईली इफेक्टिव या हाईली क्वालिटी क्या मिलने वाला है, सॉफ्टवेयर मिलने वाला है। तो ये 5 जो है एडवांटेजेस है किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अब हम बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स भी होंगे इसके कुछ ना कुछ। अब जो पहला डीमेरिट्स हमारे पास स्टीव लर्निंग कर्व। स्टीव लर्निंग कर्व का मतलब ये होता है कि जब कोई पर्सन पीओपी पे काम कर रहा है, जब कोई पर्सन पीओपी पे काम कर रहा है, तो उसको पता है कि मुझे कोई कोड आया, तो कोड में मुझे मेन बनाना है, मेन फंक्शन बनाना है, उसके अंदर सीधा कोड लिखना स्टार्ट कर देना, कोडिंग कर देना। पर जब इसी पर्सन को मैंने बोला कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रोग्राम बनाना है, तो उसको क्या करना होगा, यहाँ पर मेन आपको सीधे नहीं बनाना है, पहले आपको क्या करनी होगी, इसमें से जो मेन फंक्शन होगा हमारा, जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होगा या मेन जो हमारा प्रोग्राम होगा, उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को फाइंड करना। पहले हमें क्या फाइंड करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट। और फिर ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के बाद क्या करना होगा, उन ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स बिहेवियर को क्लास में लिखना होगा। साथ ही साथ ये समझना कि इन ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्या इंटरेक्शन है इनके बीच में, कैसे कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये जब एक न्यू प्रोग्रामर होता है जो पीओपी से डबल ओपी पे शिफ्ट करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पीओपी पे सीधे इंस्ट्रक्शन लिखना है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, क्लास के कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये सब चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं इसको स्टीव लर्निंग कर्व, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जो न्यू प्रोग्रामर होता है, जो डबल पीओपी से डबल ओपी पे क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। अब हमारे पास में नेक्स्ट है लार्ज प्रोग्राम साइज़। लार्ज प्रोग्राम साइज़, यहाँ पे जब हम डबल ओपी के थ्रू कोई प्रोग्राम बनाएंगे, तो हमारे जो प्रोग्राम का साइज़ है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, देखिए, यदि मेरे पास में एक मुझे फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, मुझे बनाना है प्रोग्राम फैक्टोरियल का। अब यदि मुझे पीओपी में बनाने, डिज़ाइन कर रहा हूँ पीओपी, तो मुझे क्या करना होगा, एक मेन फंक्शन बनाना होगा, उस मेन फंक्शन का मुझे फैक्टोरियल फाइंड करने का कोड लिख देना है। अब यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल फाइंड करने का कोड लिख दिया। ये मान लीजिए ये कोड जो है 15 लाइन का है, 15 लाइन का है। अब इसी कोड को मुझे लिखना होगा डबल ओपी के थ्रू। तो डबल ओपी में क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे फैक्टोरियल का कोड लिखने के लिए क्लास बनानी होगी। उस क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर लिखने होंगे। जब ये क्लास बन चुकी होगी, तो मुझे इस क्लास का क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा, उस मेन फंक्शन के अंदर। तो ये जो हमारा जो 15 लाइन का कोड होने वाला था, 15 लाइन का कोड, उसका अब साइज कितना हो चुका हमारा, मान लीजिए 30 लाइन। तो जो हमारा जो कोड का साइज़ है वो जो हम डबल ओपी यूज़ करेंगे भाई, और हम इसमें यदि क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो कोड का साइज होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमें ये डबल ओपी प्रोग्राम का जो साइज है वो क्या है, बढ़ा हुआ मिलता है। अब प्रोग्राम का साइज़ हमें बढ़ा हुआ मिलता है, एक इसकी डिसवांटेज की प्रोग्राम का साइज़ बड़ा मिलेगा तो हमारा स्पेस मेमोरी में क्या होगा, ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास में स्लोअर प्रोग्राम्स। स्लोअर प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है, समझिए इसको। जब यदि हम पीओपी में प्रोग्राम बना रहे हैं, 15 लाइन का प्रोग्राम बन रहा है, और डबल ओपी में 30 लाइन का बन रहा है, डबल ओपी में 30 लाइन का बन रहा है, तो यदि एक सेकंड को एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में 1 सेकंड लग रहा है, तो ये 15 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जा रहा है। ये कितने सेकंड में हो रहा है, 30 सेकंड में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमारा ओवरऑल सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट, उसको चलने में टाइम ज़्यादा लगेगा। कब, जब हम डबल ओपी के थ्रू कोड लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्रामर। देखिए, हमारे पास में जो है प्रोग्रामिंग पैराडिग्म की बात की जाए, तो हमारे पास में 4 प्रकार के, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, लॉजिक प्रोग्रामिंग,
प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये चार जो है हमारे पास में अप्रोच है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। कब? जब हम कोड बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। मान लीजिए आपके पास में एक पर्सन आया P1 और वो आपसे एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाना चाहता है। आपने क्या किया है, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर दिया डबल ओपी से, डबल ओपी की अप्रोच फॉलो करके सॉल्व कर दिया। इससे क्या हुआ, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई, एफिशिएंसी क्या हुई, डिक्रीज हो गई। पर इसी सॉफ्टवेयर को यदि आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज़ करते तो इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज ऑल प्रोग्राम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। ऑलवेज ऑल प्रोग्राम यदि आप ऑब्जेक्ट या ऑल प्रॉब्लम को आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे तो वो आपको एफिशिएंट रिजल्ट देगा, इसका एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये ऑलवेज ज़रूरी नहीं है। तो ये इसका क्या हुआ, डिसएडवांटेजेस हुआ। तो ये हमारे चार जो है इसके डिसवांटेज है या डीमेरिट्स बोल सकते हैं, और 5 जो है हमारे मेरिट्स है। इसी के साथ में ये हमारा जो लेक्चर है वो फिनिश होता है। यदि आपको कोई डाउट हो तो बोलिए, आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दीज आर द टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स दैट यू कैन यूज़ फॉर योर स्टडी। थैंक यू so much for watching the videos.